हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का जो टर्म 1 का पेपर आया है उसके आंसर्स को हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा टर्म 1 का पेपर था, सेट नंबर 4 था ये हमारा। तो इसमें यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे ये बता रखा है कि हमें 6 क्वेश्चन में से कुछ 5 करना है, फिर 20 क्वेश्चन में से 15 करना है और 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करना है। तो अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उनके आंसर देखते हैं कि आपने कितने सही करे हैं और कितने गलत करे हैं। तो सेट में जो हमारा सेक्शन नंबर ए है, तो ये क्वेश्चन पेपर मैंने अपने ही एक गली के बच्चे से लिया है। तो वो उसने एफएमएम ले रखी है, तो यहाँ पे कुछ मार्क्स हो सकते हैं, पर मैं आपको सही आंसर बताऊंगी कि क्या है। तो जो सेक्शन नंबर ए है उसमें दिया है हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पूरे 6 क्वेश्चन है, 6 में से हमें कोई 5 करने हैं। मैं 6 करा रही हूँ सारे के सारे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, कौन सा नहीं है? तो साउंड, पोस्चर, लैंग्वेज और स्पीच। तो इनमें से नॉन वर्बल यानी कि जो बात नहीं करता, जिसमें आवाज नहीं आती, तो पोस्चर जो है वो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगर आपने बी किया है तो आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, आवर एक्सप्रेशन कैन शो डिफरेंट फीलिंग्स सच एज हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, फियर एक्सेट्रा। व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इट? तो ये किस तरह के कम्युनिकेशन है? ये सारी हमारी फीलिंग है, तो ये हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, डैश कैन बी डिफाइंड एज आवर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू एनी प्रिसीव्ड डिमांड और थ्रेट। ये तो मैंने अपने जो मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड वीडियो बनाई थी उसमें भी हमारा क्वेश्चन था, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपने पढ़ा है तो आपने सही किया होगा। इसका आंसर होगा स्ट्रेस। जो स्ट्रेस है वो मेंटल, इमोशनली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, सोशल रिलेटेड भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। यानी कि अगर किसी को स्ट्रेस है, अगर किसी को परेशानी है, कोई स्ट्रेस से रिलेटेड है, अगर किसी को स्ट्रेस है, तो इसमें से कौन सा उस स्ट्रेस को मैनेज करने का सही तरीका नहीं है? तो टाइम मैनेजमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर, हेल्थ, डाइट और इग्नोरेंस। अगर आप स्ट्रेस को इग्नोर करोगे तो वो इसका कोई सही तरीका नहीं है स्ट्रेस कम करने का। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स आर ऑल्सो कंप्यूटर सिस्टम विद डैश। तो कंप्यूटर में क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो ऐसा ही मोबाइल डिवाइसेस और स्मार्टफोन जो होता है हमारे, और टैबलेट जो होता है, उनमें भी क्या होता है? स्मार्टफोन और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, डैश डिस्कसेस इटसेल्फ that is it appear to be a useful software program but once it reach a computer it start behaving like a virus destroying data। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी देख लेते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिए हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 में से हमें 15 करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन वाई वन नीड टू इन्वेस्ट वाइजली टू द डैश। तो हमें कौन सा इंपॉर्टेंट रीजन है कि जिसकी वजह से हमें क्या करनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ए दिया है ड्रीम, बी कॉस्ट, सी हॉबी, डी कॉस्ट ऑफ इंक्लिनेशन। तो ड्रीम, कॉस्ट, हॉबी तो ये हमारी फ्यूचर की चीज़ें हो गई। जैसे कॉस्ट क्या है अभी, हॉबी हमारी, ड्रीम, इन तीनों ही चीज़ों का हमारी इन्वेस्टमेंट से कुछ रिलेटेड, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर महंगाई बढ़ती है तो उसे बियर करने के लिए हमें क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ गोल्डन रूल फॉर ऑल इन्वेस्टर। यानी कि कौन सा गोल्डन रूल नहीं है? तो इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, इन्वेस्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। तो हमें लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ना कि छोटे समय के लिए, कम समय के लिए। तो ये गलत दे रखा है ऑप्शन, कि यहाँ पे बोला है कि छोटे टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, कम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करो, लंबे समय के लिए मत करो। तो ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे नॉट पूछा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी के बचे हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, व्हेन वी बोरो मनी वी आर एक्सपेक्टेड टू पे फॉर यूजिंग इट, दिस इज नोन एज। जब हम पैसा उधार लेते हैं तो हमें क्या पे करते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो जो पैसा हम एक्स्ट्रा पे करते हैं उस पैसे को यूज करने के लिए वो हमारा इंटरेस्ट होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे दिया है, this is the market where buyer and seller of security can enter into transaction to purchase
एंड सेल शेयर्स, बॉन्ड एंड डिबेंचर्स। तो ऐसी कौन सी मार्केट है जहाँ पे हम खरीद सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं शेयर्स, बॉन्ड और डिबेंचर्स का? तो सेकंड सिक्योर्ड मार्केट, नॉन सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट और ट्रेडिशनल ट्रेडिंग मार्केट। तो सिक्योरिटी मार्केट में हम ये सब कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेगुलेटिंग द सिक्योरिटी मार्केट इज बीइंग शेयर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट शेयर टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। तो अब हम जो रेगुलेटर्स हैं वो मार्केट को रेगुलेट करते हैं, तो इनमें से कौन सा है जो रेगुलेट नहीं करता मार्केट को? तो DEA डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर करता है, इकोनॉमिक अफेयर, और DCA डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर भी रेगुलेटर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी रेगुलेटर है। बचा ऑप्शन डी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हमारा सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट नहीं करता था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, नेम द इशू बाय विच द लिस्टेड कंपनी proposes fresh security to its existing shareholders as on a recorded date। तो existing shareholders को ही अपना क्या करना है, अपने इश्यूज को पहले प्रपोज करना है, इश्यूज को पहले ऑफर करना है। तो वो क्या होता है? राइट इशू होता है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे दिया क्वेश्चन नंबर 13, हाउ इज मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेटेड। जो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है वो यहाँ पे पूछा है। तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है कि करंट शेयर प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, अंडर विच प्राइमरी मार्केट इशू कैन बी डिमांडेड बी नोन एवरी डे एज द बुक इज बीइंग बिल्ड। यानी कि जब हमारा बुक बिल्डिंग प्रोसेस हमारा होता है तो उसमें हमें जो डिमांड पता चलती है तो वो कौन सा प्रोसेस है? ए नॉर्मल इशू, बी बुक इशू, सी बुक बिल्डिंग और डी बिल्ड अप इशू। तो जब हमारी डिमांड कौन से उसमें कौन सी प्रोसेस में हमें हमारे हर दिन डिमांड पता चलती है, तो अभी मैंने बताया बुक बिल्डिंग प्रोसेस में हमें ये सब पता चलता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है यहाँ पे हमें, द एक्चुअल discovered price that can any price in the price band or any price above the floor price is called। यानी कि जब हम कोई प्राइस डिस्कवरी कर रहे हैं तो एक जो अब फ्लोर प्राइस या फिर उससे अबव प्राइस जो है तो वो हमारा कौन सा प्राइस हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा कट ऑफ प्राइस। यानी कि फ्लोर प्राइस क्या होता है कि हमने एक मिनिमम प्राइस क्या कर दिया, सेट कर दिया और उससे ऊपर जा सकता है। तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, वो हमारा कट ऑफ प्राइस हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 15 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है, बाकी के बचे क्वेश्चन नेक्स्ट पे से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, व्हाट इज द फ्लोर प्राइस इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग। तो फ्लोर प्राइस हमारे बुक बिल्डिंग के टाइप पे क्या होता है, यानी कि फ्लोर प्राइस हमारा क्या होता है बुक बिल्डिंग के केस में। तो अभी हमने बुक में ही पढ़ रखा है कि फ्लोर प्राइस क्या होता है, हमारा मिनिमम प्राइस होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, डैश इज अ शॉर्टर वर्जन ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड कंटेन्स ऑल द साइलेंट फीचर ऑफ द प्रोस्पेक्टर। तो जो हमारे एवरेज प्रोस्पेक्टस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्रोस्पेक्टस के शॉर्टर वर्जन होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, डैश रेफर टू द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सचेंज वेयर बाय द ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग राइट एट द एक्सचेंज आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम वन अनदर। तो ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। तो अब जब हम ओनरशिप, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग राइट अलग अलग कर देते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है हमारा, वो होता है हमारा डीम्यूचुअलाइजेशन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, NSE इज द फर्स्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड टू यूज सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर ट्रेडिंग, इट्स ट्रेडिंग सिस्टम इज कॉल्ड। तो इसके ट्रेडिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेड, नेशनल एक्सचेंज अबाउट ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, नेशनल एक्सचेंज ऑफ ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे नीट की फुल फॉर्म तो नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग है। आधे बच्चे तो ट्रेड करके ही गलत कराते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्फर्मेशन which of the following is a confirmation of trade done on a particular day on behalf of the client by a trading member। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है वही क्या होता है, हमारा कन्फर्मेशन नोट होता है कि हमारे यानी कि क्लाइंट के बिहाफ पे उसके क्या करा, उसके जो ट्रेडिंग मेंबर है यानी कि जो उसका ब्रोकर है उसने क्या करा, उसकी ट्रेड को किया। तो वो क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट हो जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हमें क्वेश्चन नंबर 21 दिया है,
ओनर ऑफ दिस काइंड ऑफ शेयर आर एंटाइटल्ड टू अ फिक्स्ड डिविडेंड और डिविडेंड कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट टू बी पेड रेगुलरली। तो वो कौन से शेयर के ओनर होते हैं जिन्हें हम एक फिक्स्ड डिविडेंड देते हैं। तो इक्विटी शेयर कौन से होते हैं कि अगर प्रॉफिट होगा कंपनी का तो उन्हें प्रॉफिट में जाएंगे, और अगर कंपनी डूब जाती है तो इक्विटी शेयर्स वालों का भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लेकिन जो हमारे प्रेफरेंस शेयर वाले होते हैं उन्हें हम लास्ट में क्या करते हैं, एक स्पेसिफाइड डेट पे उनका जितना भी पैसा बन रहा होता है, अगर प्रॉफिट होता है तब भी उतना ही मिलेगा, लॉस होता है कंपनी का तब भी उतना ही पैसा मिलेगा। तो एक फिक्स्ड डिविडेंड जब मिलता है तो वो क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, व्हाट फैक्टर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वेस्टर सेंटिमेंट टुवर्ड द स्टॉक मार्केट एज अ होल। तो जब हमने पढ़ा था एक स्टॉक स्पेसिफिक होता है, एक मार्केट स्पेसिफिक होता है। तो स्टॉक होता है हमारे एक कंपनी से रिलेटेड, और मार्केट स्पेसिफिक होता है पूरी मार्केट से रिलेटेड, यानी कि पूरी सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड। तो कौन से इन्वेस्टर के फैक्टर पूरी होल मार्केट से रिलेटेड होते हैं। तो मार्केट स्पेसिफिक क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, इट इज अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक दैट मिक्सेस अ वाइड वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट विद इन अ पोर्टफोलियो। तो वो कौन सा रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है जो एक पोर्टफोलियो में क्या है, बहुत सारी वैरायटी देता है हमारे इन्वेस्टमेंट की। तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ये मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा तो पता होगा। डाइवर्सिफिकेशन हमारा क्या है, एक रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है, और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी बनाए थे। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो विच ऑप्शन गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट एट अ गिवन प्राइस और ऑन बिफोर अ गिवन फ्यूचर डेट। तो मैंने जितने भी एमसीक्यू बनाए थे उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में आए हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा मेरे एमसीक्यूज। तो यहाँ पे मैं पूछा है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो बायर को राइट देता है बट ऑब्लिगेशन नहीं देता किसी भी चीज़ को बाय करने का एक गिवन डेट से पहले, एक गिवन फ्यूचर डेट से पहले। तो वो क्या हो जाएगा हमारा कॉल्स ऑप्शन हो जाएगा। मैंने ऐसे भी बताया था कि कॉल क्या होते हैं, बायर के लिए होते हैं, और जो पुट्स होते हैं वो सेलर के लिए होते हैं। तो यहाँ पे बायर की बात की तो कॉल हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, एट द टाइम ऑफ बाइंग एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट द बायर हैज टू पे। जब हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं तो बायर को क्या देना पड़ता है, अपफ्रंट मार्जिन, डेली मार्जिन, प्रीमियम या फिर क्लोजिंग मार्जिन। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या देना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है। जो ऑप्शन प्रीमियम होता है ना, वही यहाँ पे इसी की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट इज कस्टमाइज बिटवीन टू एंटिटीज। तो कौन सा फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट है जो दो एंटिटीज के बीच में होता है। तो फ्यूचर, फॉरवर्ड, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। तो आधे बच्चे तो फॉरवर्ड और फ्यूचर में ही क्या रहता है, कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका आंसर है हमारा फॉरवर्ड। अगर आप चैप्टर 5 की फॉरवर्ड की पहली लाइन ही पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा टू एंटिटीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है हमारा फॉरवर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी ये हमें पैराग्राफ दिया है तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, आपको इसमें एक क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन के आंसर में मिल जाएंगे। तो बाकी के बचे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। नंबर 27 में दिया है, विच इंडियन सिक्योरिटी मार्केट फ्रेश इशूज सेगमेंट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन थ्रू आईपीओ। तो कौन सी इंडियन सिक्योरिटी मार्केट है जो फ्रेश इश्यूज देती है। फ्रेश इशू यानी कि जो पहली बार के लिए है, पहली बार यानी कि प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है हमारा, सेकंड बार हमारे फ्रेश इशू नहीं होता, हम क्या करते हैं सेकंड टाइम सेल करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेश इशू की बात करिए तो यहाँ हो जाएगा हमारा प्राइमरी मार्केट। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, हु पे द ऑप्शन प्रीमियम। यानी कि ऑप्शन प्रीमियम कौन पे करता है, तो जो खरीदेगा वही तो ऑप्शन प्रीमियम पे करेगा। तो बायर ऑफ एन ऑप्शन। अब यहाँ पे बायर ऑफ द फ्यूचर भी दिया है, तो यहाँ पे फ्यूचर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ऑप्शन की बात हो रही है। तो बायर ऑफ एन ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, विच एंटिटी रेगुलेट्स द सिक्योरिटी मार्केट। यानी कि कौन सी एंटिटी है जो सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। तो ब्रोकर नहीं, स्टॉक एक्सचेंज नहीं, सेबी यस, और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारा रेगुलेट नहीं करता। तो जो सेबी है वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेबी क्या है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें कंपनी कौन सा कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं उन्हें फ्री में क्या मिलता है, बोनस मिलता था, मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया हुआ था जैसे, यानी कि फ्री में शेयर्स मिलते थे। तो फ्री में शेयर्स मिल रहे हैं मतलब कैश बेनिफिट हो रहा है उनका, क्योंकि उन्हें कोई भी कैश नहीं देना पड़ रहा, लेकिन उन्हें फिर भी शेयर मिल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बोनस जो है वो क्या होता है, शेयर होल्डर्स को एक कैश बेनिफिट प्रोवाइड होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, इट इज अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक दैट मिक्सेस अ वाइड वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट विद इन अ पोर्टफोलियो। अभी हमने नेक्स्ट पेज पे ही, पिछले पेज पे ही किया था। डाइवर्सिफिकेशन क्या है, बहुत ही हमारा रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है, तो ये हो जाएगा बी। अब देखो एक ही क्वेश्चन से आपके 2-2 मार्क्स हो गए। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था, दोबारा पूछ लिया तो आपका 1 मार्क्स, एक ही क्वेश्चन से 2 मार्क्स आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, हु रेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम द सिक्योरिटी मार्केट। तो जो सिक्योरिटी मार्केट है उसमें से फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कौन बढ़ाता है, तो ये हमारा पैराग्राफ में ही आंसर दे रखा है इसका, इन्वेस्टर, इंटरमीडियरी, कॉर्पोरेट सेक्टर, रेगुलेटर्स। तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो सिक्योरिटी मार्केट में से अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं, तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, विच मार्केट IPO गेट लिस्टेड फॉर ट्रेडिंग आफ्टर सक्सेसफुल अलॉटमेंट। तो यानी कि जो IPO है उसमें जब हम अपनी लिस्ट करा लेते हैं तो ट्रेडिंग आफ्टर अलॉटमेंट, तो उसका वो कौन सी मार्केट है, तो इसका जो हमारी आंसर की आई है उसके हिसाब से तो हमें सी ऑप्शन दे रखा है, यानी कि ऑर्डिनरी मार्केट। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो इसी के साथ हमारा पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व हो गया है। आई होप आपने अच्छे से क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा और आपके भी अच्छे मार्क्स आए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।